नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत के मुसलमानों को लेकर बहुत सारी बातें आम कही जाती हैं। दरअसल क्या है कि कुछ संस्थाओं, कुछ संगठन लंबे समय से एक इनफॉर्मल तरीके से बहुत सारे समाज में मिथ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी जानकारियां काल्पनिक पैदा करते हैं और उनके आधार पर वो बड़ा सपना बुनते चले जाते हैं और एक छवि बना लेते हैं। भारत के मुसलमान इसके शिकार हुए हैं और भारत के मुसलमानों के बारे में बड़ी संख्या में लोग ऐसे मिल जाएंगे जो तरह तरह की धारणाएं रखते हैं। बहुत सारी धारणाएं हैं, जैसे बहुत कम उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं और ये धारणा इसलिए है क्योंकि उनके यहाँ कम उम्र में शादी करने की इजाज़त है। ये भी धारणा है कि मुसलमान बहुत सारी शादियाँ करते हैं, उनकी बहुत सारी बीवियाँ होती हैं, लेकिन ये भी धारणा इस वजह से क्योंकि धर्म उसकी इजाज़त देता है। हमको लगता है कि बहुत सारी शादियाँ वो करते हैं, लेकिन ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी तरह से मुसलमानों के शराब पीने के बारे में है, क्योंकि उनके धर्म में शराब पीने पे बंदिश है, तो मुसलमान शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उनमें से एक चीज़ ये भी है कि पॉपुलेशन, आबादी उनकी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, तो अब बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो बातें हैं ये गलत हैं और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये बातें सच हैं, लेकिन इसमें एक डाटा हम स्टडी करेंगे कि हिंदुस्तान के आंकड़े क्या कहते हैं, समाज के आंकड़े क्या कहते हैं, समाज किस तरह व्यवहार कर रहा है, ख़ास तौर पे मुसलमान किस तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये आंकड़े कुछ ताज़ा और फ्रेश आंकड़े हैं, उन पे हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको एक बार कोड दिखाई देगा, जिसको QR कोड भी कह सकते हैं आप, उसको भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ये हर साल तो नहीं 5 साल में एक सर्वे करता है और इस सर्वे के ज़रिए वो ये पता करने की कोशिश करता है कि हमारे समाज की सेहत का हाल क्या है और परिवार कल्याण की स्थिति कैसी है, फैमिली हेल्थ कैसी है, महिलाओं की स्थिति कैसी है, बच्चों की स्थिति कैसी है, पति पत्नी के संबंध कैसे हैं, ऐसी सारी चीज़ें। और अभी हाल में इसका जो 5वां सर्वेक्षण, उसकी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट पे तरह तरह से, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, तरह तरह से इसमें से लोग निकाल के किश्तों में खबरें आ रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कई सारे पति इस बात को सही मानते हैं, महिलाएं भी सही मानती हैं कि पत्नी अगर जो ये 1 2 3 4 5 ऐसे काम हैं अगर ना करें तो उनकी पिटाई की जा सकती है। इस तरह का घरेलू इंसाफ पे भी सर्वे था, लेकिन आज जो सर्वे है उसमें मुसलमानों के बारे में बात करने वाला हूँ। जो आम धारणा है हिंदुस्तान में मुसलमानों के बारे में, वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं नज़दीक के रिश्तों में, खून के संबंधों में शादियों वाली बात। ये माना जाता है कि वो अपने चाचा, ताऊ और इस तरह के जो खून के संबंध होते हैं उनमें भी शादियां कर लेते हैं। इसको लेके बहुत सारी धार्मिक बहस है, दूसरी चीज़ें हैं और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि ये इस तरह से नहीं है जैसे समझा जा रहा है। लेकिन हम उन सब चीज़ों पे, सामाजिक चीज़ों पे नहीं जाएंगे, हम आंकड़ों को देखेंगे। तो जो आंकड़े हमको बताते हैं वो ये बताते हैं कि देखिए, एक बात मान के चलिए कि थोड़ा सा समाज को अगर आपको समझना है, सोसाइटी को आपको समझना है और आंकड़ों को समझना है, तो आप पुरुषवादी होकर नहीं समझ सकते। आपको महिलाओं की तरफ से सिरे पकड़ने पड़ेंगे, ख़ास तौर पे आबादी, जनसंख्या, शादी, इस तरह के मामलों में। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, एक पुरुष 4 शादियाँ करेगा तो वो अधिक बच्चे पैदा कर सकता है। ये आप पुरुष के नज़रिए से देख रहे हैं। अगर आप महिला की तरफ से इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक महिला जितने बच्चे साल में 1 साल कर सकती है, 1 साल में पैदा कर सकती है, वो 1 साल में उतने ही बच्चे पैदा कर पाएगी, चाहे उसकी 1 आदमी से शादी कर दो या 4 आदमी से शादी कर दो। हाँ, अगर उसकी 4 अलग अलग आदमियों से 4 महिलाओं की शादी होती है तो बच्चे पैदा होने की संभावना हो सकता है बढ़ जाए। लेकिन एक ही व्यक्ति से अगर 4 महिलाओं की शादी होती है तो उनकी जन्म दर जो है वो नहीं बढ़ने वाली है। तो ये कुछ इस तरह के आंकड़े जिनको आप महिलाओं की तरफ से देखें तो आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह से मुसलमान महिलाओं के बारे में ये बात कही जाती है कि वो लोग अपने निकट संबंधियों में उनकी शादी कर दी जाती है। तो इस सर्वे में, जो फैमिली हेल्थ सर्वे है, इसमें हिंदुस्तान की जो मुसलमान औरतें हैं उनसे बातचीत की गई है और उनसे पूछा गया है कि भैया आप जो है वो निकट संबंधों में शादी आपकी हुई है या नहीं हुई है, आपके जान पहचान में किसी की हुई है या नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ा नेशन वाइड सर्वे होता है, पूरे देश में होता है, ये बहुत बड़ा सर्वे होता है। तो इस सर्वे में 15.8%
महिलाओं ने ये माना कि उनकी शादी एक रक्त संबंध में हुई है, यानी कि ब्लड रिलेशन में हुई है, चाचा ताऊ के बच्चे, मामा के बच्चे, भाई बहन, इनके साथ में हुई है, ठीक है। और 80% से अधिक मामलों में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से रक्त संबंध से नहीं जुड़े हुए हैं। अब आप अगर इस आंकड़े को देखें तो आपको ये साफ समझ में आएगा कि ब्लड रिलेशन में शादी करने के मामले में सिर्फ 15% मुसलमान ही आगे हैं। लेकिन इस आंकड़े को थोड़ा सा आप दूसरी कम्युनिटीज़ को भी ढूंढें और तुलना करें तो आपको स्थिति और स्पष्ट होती है। और वो बताते हैं कि बौद्ध और नवबौद्ध जो समुदाय है उसमें 14.5% लोग ऐसे हैं जो ब्लड रिलेशनशिप में शादी कर रहे हैं। यानी बौद्धों में भी करीब करीब मुसलमानों के अलावा बराबर ही ये स्थिति टेंडेंसी है। ईसाइयों में भी 11.9% लोग अपने ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। ये आंकड़ा कह रहा है फैमिली सर्वे का, जो हिंदुस्तान का आंकड़ा है। अब हिंदुओं की बात आए बगैर ये तुलना अधूरी रहेगी। तो 10.1% हिंदू भी ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं, चाचा ताऊ मौसी के बच्चों के साथ में शादी करते हैं। 10% हिंदू और 15% मुसलमान करते हैं। और मुसलमानों के धर्म में इजाज़त होने के बावजूद ये आंकड़ा इतना ज़्यादा नहीं दिखता है जिसको देख के हम कोई निष्कर्ष निकाल सकें। जल्दी बहुत सारी चीज़ों को लेना है, इसलिए इसको और आगे चलाते हैं। लेकिन कुल मिला के ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा मुसलमान ऐसे नहीं हैं जो ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। अब आती है बात 4 शादियों की। चूँकि 4 शादियों को लेकर बहुत सारे चुटकुले बनते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारा मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। और कुछ लोग ये भी मान के चलते हैं कि 4 शादी करने का मतलब ये है आबादी जल्दी बढ़ेगी। अब वो लोगों का वो पुरुष के नज़रिए से देखने वाला सोच है, जैसे उदाहरण दिया। तो इसमें अगर आप आंकड़ों पे जाएं तो इसमें जो डेटा है वो ये कहता है बहु विवाह के मामले में कि अभी जो है 2005-6 के बीच में केवल 2.5% मुस्लिम महिलाओं ने बताया था कि उनके पति की 1 से अधिक पत्नियां हैं। केवल 2.5%। 100 में से मतलब 200 में से 5 महिलाओं की ही शादी के पति के पास में दूसरी और पत्नी कोई है, मतलब 4 तो छोड़िए 2 भी। तो कुल मिला के ये कितना प्रतिशत हुआ, ये मैंने आपको बताया 2.5%। और हिंदू महिलाओं में ये प्रतिशत 1.7 है। यानी मुसलमानों में 2.5% महिलाओं के ज़्यादा पत्नियां हैं और हिंदुओं में 1.7% महिलाओं की ज़्यादा पत्नियां। ऐसी अंतर है, लेकिन बहुत मामूली अंतर है। जैसी एक धारणा है कि सारे मुसलमान यही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब शादी की उम्र की बात करें आप, ये बड़ा रोचक आंकड़ा है। कम उम्र में शादी कर देना, ये एक धारणा बनी हुई है कि भाई क्योंकि 15 साल में शादी करने की कहीं कहीं कुछ तरह से इजाज़त है, तो उसको मिला के धारणा बनी हुई है कि मुसलमान अपनी बच्चियों की शादी जल्दी कर देते हैं। लेकिन ये जो फैमिली हेल्थ सर्वे आया है ये बताता है कि तो मुसलमानों में आप बाल विवाह का अगर आंकड़ा देखें तो आपको ये समझ में आता है कि जो एवरेज एज है शादी करने की मुसलमानों की वो 18 साल 7 महीने है। हिंदुओं की भी शादी करने की एवरेज एज 18 साल 7 महीने है। नेशनल एवरेज इस मामले में 18.8 है। अब आप कहेंगे हिंदू और मुसलमान का 18.7 है तो नेशनल एवरेज कैसे बढ़ गया। तो आप इसको जब एनालाइज करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ईसाई ज़्यादा उम्र में शादी कर रहे हैं। उनके बच्चों की शादी 21.7 साल की उम्र में एवरेज होती है। यही उम्र सिखों में 21.2 है, बौद्धों में 19.1 है, जैन धर्म में 22.7 है और अन्य धर्म में 19.4 है। अगर आप मोटा देखें तो कम उम्र में शादी करने के मामले में हिंदू और मुसलमान दोनों ही बहुत आगे हैं और दोनों एक ही तरह से कम उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं। तो ये जो एक परसेप्शन है मुसलमानों का, इसके बारे में ये आंकड़ा ये खुलासा करता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से अपनी बच्चियों को कम उम्र में ब्याह देने के दोषी हैं। इसी तरह से लड़कियों की शिक्षा के मामले में भी बच्चियों, अब हिजाब वाला मामला हुआ था, तो बच्चियों को शिक्षा देने के मामले में कौन आगे है, कौन सा धर्म आगे है। धार्मिक मामलों में इन सब की भी तो तुलना होनी चाहिए ना, कहाँ कौन सा मंदिर बना, मस्जिद बना, क्या हो गया, किसने पत्थर फेंका। इसके मुकाबले अगर ये पॉजिटिव चीज़ों की तुलना हो तो सब लोग इसमें कंपटीशन करें, आगे निकले। लठ लेके क्या निकलते हो, आपस में लड़ते हो। और उसमें अगर आप देखो कि तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, उसके मुताबिक मुस्लिम छात्रा औसतन अपने स्कूल में
4 साल 3 महीने बिताती है, यानी इतने साल पढ़ाई करती है औसत। और आधी मुस्लिम महिलाएं 4.3 साल तक स्कूल गईं, उसके बाद स्कूल ड्रॉप आउट हो गईं। पुरुष में ये आंकड़ा 5.4 साल था, यानी पुरुष थोड़े और ज़्यादा समय तक मुसलमानों में पढ़ते हैं। तो मुसलमानों और में पुरुष और महिलाओं का स्कूल जाने का जो आंकड़ा है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले हिंदुओं में अगर आप जाएं तो अंतर बहुत ज़्यादा है, 2 साल का अंतर है। यानी हिंदू लोग अपनी बच्चियों को उतना नहीं पढ़ाते हैं जितना अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि मुसलमान लोग उनके मुकाबले अपनी बेटियों को भी बेटों के बराबर पढ़ाते हैं। अब ये बात सही है कि दोनों कम्युनिटी में लड़के लड़की में अंतर है, लेकिन अगर हिंदुओं के आंकड़े देखें तो 7.5 साल पुरुष स्कूल में बिताते हैं हिंदुओं के, और महिलाओं के आंकड़े 4.9 साल के हैं। अब अब्दुल पंचर जोड़ता है या नहीं जोड़ता है, यहाँ पे इससे चीज़ें सामने आती हैं। एक और आंकड़ा है शराब पीने का। आखिर कौन कितना शराबी है, ये आंकड़ा भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस्लाम में शराब पीने की मनाही है। और जब मनाही है, ऐसी हालत में ये आंकड़ा फ़र्क पड़ता है, ये बताता है कि मुसलमान कितने धार्मिक हैं कितने नहीं हैं। तो इसमें आप देखिए कि एक शराब की खपत जो है वो हिंदू की 18.7 है और इस्लाम में ये सिर्फ 6 है। यानी मुसलमान हिंदुओं के मुकाबले 1/3 ही शराबी हैं, और जबकि नेशनल एवरेज 23 है, यानी बाकी धर्मों में ज़्यादा है। ईसाई 36% शराब पीते हैं, सिख 30% शराब पीते हैं, बौद्ध 29% शराब पीते हैं, जैन 22.7% शराब पीते हैं, और हिंदू 25% शराब पीते हैं। और ये सारी इस स्थिति हमको बताती है कि आखिर में हमारा जो समाज है वो किधर जा रहा है। अब आते हैं आबादी बढ़ने वाले मसले पे। आबादी कैसे बढ़ रही है और किसकी बढ़ रही है, इसको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक आम धारणा है कि मुसलमानों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो जो आपको याद होगा, साक्षी महाराज ने बयान दिया था, साध्वी ऋतंबरा कहती हैं कि हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, इसलिए क्योंकि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो ये जो परसेप्शन है, इस परसेप्शन को दूर करना है तो आपको TRF चेक करना पड़ेगा, कुल प्रजनन दर, यानी एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है एवरेज उस समाज में। 2.1 है, इसका मतलब उनकी आबादी स्थिर रहने वाली है। तो ये जो प्रजनन दर है ये कह रही है कि 2019 से 21 के बीच में मुसलमानों के लिए TRF 2.36 था, यानी उनको 2.1 की जगह 2.36 है, यानी उनकी आबादी थोड़ी सी बढ़ रही है। और इसका मतलब एक और हुआ कि 100 महिलाओं ने मिला के 236 बच्चे दिए। ये एक समझने का सही तरीका है, यानी क्योंकि इसमें देखिए 236 बच्चे देने का मतलब दुगनी से ज़्यादा आबादी नहीं है, क्योंकि महिला पुरुष मिला के बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो ये 200 लोग मिलके 236 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये गणित आपका मुसलमानों का निकल के आता है। और इसी तरह से जो है वो हिंदुओं का भी गणित है। और जो टाइम सीरीज डेटा कहता है वो कहता है पिछले 25 सालों में TRF मुसलमानों का तेज़ी से गिरा है। जो पहले बच्चे पैदा मुसलमान ज़्यादा करते थे वो अब तेज़ी से गिरा है, जो 3.6 था, यानी 200 लोग मिलके 360 बच्चे पैदा करते थे, वो गिर के 236 बच्चों पे आ गया है। यानी बहुत तेज़ी से मुसलमानों ने अपने बच्चों को, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना शुरू किया है। वो अपने आप को अब बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ज़्यादा बच्चे होने का मतलब ये है ज़िंदगी की दुश्वारियां बढ़ना, और बच्चों को भी अच्छा भविष्य नहीं मिल पाता है। इसी तरह से अगर आप हिंदुओं में जाएं तो ये जो है 1.94 है, यानी हिंदुओं में जो आबादी है उसकी सस्टेनेबिलिटी से भी काफ़ी कम दर है ये। अगर एक काफ़ी कम नहीं, थोड़ी कम दर है, क्योंकि अगर एक पति पत्नी मिला के 2 होगा ना, 2 लोग अगर 2 बच्चे पैदा करें, उसकी जगह ये लोग 1.94 बच्चा पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 100 हिंदू महिलाएं मुसलमानों की तुलना में 42 बच्चे कम पैदा कर रही हैं। लेकिन एक बात पक्का मान के चलिए कि उसके बावजूद उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट थी वो कम हो रही है। अब ये पूरा का पूरा जब आपके सामने एक तस्वीर एक समाज की दिखती है, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा और ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे पास जो आंकड़े हैं वो हमको बता रहे हैं
कि हिंदुस्तान का आम आदमी अपनी ज़िंदगी के फैसले ये देख के तय नहीं करता कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। अगर आप एक शराब वाले आंकड़े को छोड़ दें, क्योंकि उसमें मुसलमान अपने धर्म को देख के अपने फैसले कर रहा है। बाकी के मामलों में, जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स के मामले में, अपने धर्म को मानने के मामलों में तो ठीक है, लेकिन जहाँ पहचान की राजनीति की बात आती है कि हम मुसलमान हैं, हम अपनी आबादी बढ़ा दें, या हम हिंदू हैं, हम अपनी आबादी बढ़ा दें, तो इस तरह के जो मसले हैं जिनका किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ये जो मसले आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हुए नहीं हैं, उन मसलों में लोग उलझते नहीं हैं। उनको सांप्रदायिक एजेंडों से मतलब नहीं है। उनको पता है कि मैं ज़्यादा शादी करूँगा तो मेरे लिए ही मुसीबत होगी, इसलिए वो अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की तरफ जाते हैं। उनको पता है कि मैं बच्ची की कम उम्र में शादी करूंगा तो ठीक नहीं रहेगा उसके लिए, वो बेहतर ज़िंदगी में शादी कर रहे हैं। यानी उनका जो समझ का स्तर है वो वैज्ञानिक और सामाजिक जो वातावरण है उससे तय हो रहा है, ना कि किसी कूप मंडूक सांप्रदायिक आइडियोलॉजी से, ना किसी कठमुल्लेपन से, ना किसी पोंगापंथी से वो तय करते हैं कि उनका जीवन कैसा हो। जो उनके लिए अच्छा है वैज्ञानिक और सामाजिक रूप से वो अपने लिए करना चाह रहे हैं, ये सर्वे दिखाता है। और इस सर्वे के आंकड़ों को अगर आप देखें तो ये एक अपने आप में एक बड़ा इम्प्रूवमेंट है, जो बताता है कि आने वाला समय भारत के मुसलमानों के लिए बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि वो अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लगातार बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वो बच्चों को फालतू के कामों में डालने के बजाय, धार्मिक और दूसरे विषयों में घुसाने के बजाय, उनकी बेहतर ज़िंदगी, कम बच्चे पैदा करना, उचित उम्र में शादी करना, खान पान का ध्यान रखना, बच्चियों को भी बच्चों के बराबर पढ़ाना, ये सब काम कर रहे हैं, जो एक अच्छा शगुन है किसी भी समाज के लिए। और ये आंकड़े बिल्कुल मेरे नहीं हैं, ये विश्लेषण मेरा है, लेकिन ये जो आंकड़े कह रहे हैं ये आंकड़े भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़े हैं और उनका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी समझने में मदद मिली होगी, आपको एक मुस्लिम समाज को और नज़दीक से जानने का मौका मिला होगा, और जो बहुत सारे झूठे परसेप्शन बने हुए हैं, झूठी धारणाएं बनी हुई हैं, उनको भी आप अच्छी तरह से इसको डाटा को विजिट करने के बाद समझ पाएंगे और अपनी राय बदल पाएंगे, जो हमारे देश के लिए बेहतर होने वाला है। नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।